प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल NCERT स्पेशलिस्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1। तो देखिए, पहला जो सवाल है इसमें कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महासा प्राप्त करने को हमसे कहा है। जो इसका फर्स्ट नंबर है 135 और 225, 196, 38, 220 और 867, 255 है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो चलिए समझ लेते हैं ये एल्गोरिथम होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर एल्गोरिथम क्या बताया गया है। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। यानी एल्गोरिथम एक कुछ नहीं, एक प्रक्रिया होती है जो सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला ही होती है। ठीक है, जो हमें कोई भी समस्या है उसको हल करने की विधि प्रदान करती है। तो जैसे HCF ज्ञात करते हैं हम किसी भी संख्या का, तो जब HCF ज्ञात करते हैं तो एक श्रृंखला ही तो बनती जाती है और जिससे एक हमारी समस्या HCF ज्ञात करने को तो हल हो जाती है। तो यही हो गया हमारा एल्गोरिथम। ठीक, तो चलिए हल करते हैं और यही समझ लेते हैं प्रमेयिका भी क्या होती है। तो देखिए, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। तो जैसे प्रमेय और प्रमेयिका, प्रमेय को हम सिद्ध करते हैं, उसी प्रकार से ये प्रमेयिका यानी पहले से ही सिद्ध हुई होती है और उसके प्रयोग से हम कोई दूसरा कथन सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग आप आगे के सवालों में समझेंगे अच्छे तरीके से। तो बस बने रहिए हमारे साथ, बिना स्किप किए, एक भी परसेंट स्किप नहीं करना है। तो अब देखो, पहले सवाल का जो पहला नंबर दिया है आप किताब में देख सकते हैं, करें 135 और 225, इनका हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें बड़ी कौन है संख्या। 225 135 से बड़ा है। ठीक है ना, तो हम ये चीज़ ऐसे दिखा देंगे, चूँकि 225 इज ग्रेटर देन 135, यानी इज ग्रेटर देन, जिधर की ओर मुँह है वो संख्या बड़ी। ठीक, 135 से बड़ी है, तब इसी में हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अभी तक हमने जो पिछली कक्षाओं में पढ़ा है ये नियम तो पढ़ा ही होगा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक, तो इसमें यही नियम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नाम से जाना जाए, इसी को अप्लाई करना है। तो इसको कैसे करते हैं तो ये देखेंगे। सबसे पहले इसमें बड़ी संख्या में छोटी से भाग देंगे। ठीक, तो बड़ी संख्या क्या है, 255 है। 255 को 135 से भाग करेंगे, तो 135 से भाग जब देंगे तो 255 में केवल एक बार जाएगा, तो 135 135 घटा दो 0 और 5 में 255 लिख गए, तो पहली बात तो यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो अब देखो एक इससे हासिल हो गए 12, 12 में 3 गए बचे 9, अब इधर एक एक जाएगा 0। ठीक, अब यहाँ पर हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कैसे लिखना है। एल्गोरिथम एक अपना अलग अलग होता है, जैसे यूट्यूब का अलग होता है। ठीक, तो अब यहाँ पर हम 255, तो 255 बराबर क्या होगा, यानी देखो यहाँ 255 क्या है, भाज्य है। ठीक, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल। तो भाजक क्या है 135, 135 इंटू भागफल क्या आया 1, और प्लस क्या होता है शेषफल, तो शेषफल कितना आया ये 90। ठीक, 90 आ गया। अब यहाँ देखो आर का जो मान है, आर का मान, आर क्या होता है शेषफल, शेषफल क्या 0 है, नहीं है, तो आर इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएंगे, तो ये तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए। ठीक है, तो अब आगे क्या कौन सी प्रक्रिया होगी, यानी 90 से हम भाग देंगे 135 में, 135 में। चलो भाई, तो 90 कम 90 एक बार ही भाग जाएगा। ठीक, 90 लिख गए, घटा दो 5, अब 13 में 9 गए बचे 4। तो अब इसमें भी भाजक क्या हुआ, भाज्य क्या हुआ 135, तो 135 यानी भाज्य बराबर, यही प्रोसेस बार बार चलेगा।
अब देखो भाजक, भाजक क्या है 90 इंटू भागफल क्या आया 1 प्लस शेष फल यहाँ पर क्या है 45, 45 एज इट इज लिख देंगे। यहाँ क्या आर का मान 0 है? नहीं है। अब आगे फिर प्रोसेस बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी शेष फल 0 नहीं आया, तो अब 45 का भाग किस में देंगे 90 में। ठीक, तो अब 45 का भाग 90 में देखो तो एक बार जाएगा, अब 45 से कम 45, 45 नहीं 2 बार चला जाएगा, 45 दूना 90, भाग घटा दो 0 आ गया। तो अब यहाँ भाज्य बराबर कितना है 90 है, 90 बराबर भाजक कितना है 45 है, इंटू भागफल कितना आया 2 प्लस शेष फल क्या आया 0। तो यहाँ हम नीचे लिख सकते हैं r बराबर 0। तो अब देखिए यहाँ पता चला हमें, चूंकि r बराबर यहाँ r का मान 0 है ना, 0 है, तथा भाजक कितना है, भाजक है 45, 45 है। ठीक, इसलिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ r का मान 0 है, यानी जो लास्ट स्टेप हुआ यहाँ पर r का मान कितना आ गया 0। ठीक, और भाजक कितना 45 है, यानी किसके भाग देने पर 0 आया 45 के। तो जो भाजक होता है लास्ट में, जिससे भाग देने से 0 आता है, वही हमारा हो जाता है HCF। ठीक, तो इसका सेकंड नंबर देखते हैं। अब देखो सेकंड नंबर क्या करें 196 और 38220, इसका भी हमें यूक्लिड-राजन एल्गोरिथम से ही HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो, चूंकि 38220 इससे बड़ा है ना, तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं 38220 इज ग्रेटर देन 196। ठीक है ना, ये 38220 196 से बड़ा है। ठीक, तब हम क्या कर सकते हैं, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, सवाल में साफ साफ एल्गोरिथम ही कहा है, तो एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, रिथम से, एल्गोरिथम से। तो यहाँ पर एल्गोरिथम हमें बस जो पहले सवाल में अपना है वही यहाँ भी, यानी 38220 में भाग देंगे 196 से। तो 196 से भाग देने के लिए इसको हम क्या करते हैं, पहले 196 का 382 में भाग दे लेते हैं, तो एक बार ही जाएगा। ठीक है, सिंपल सा काम, एक ही बार जाएगा, तो 196 ही आएगा, क्योंकि 382 में। अब इतने में घटा दो, देखो 12, 12 में 6 गए, 6 ही बचे। ठीक, अब इधर बचे 7, 17 हो गए, 17 में 9 गए, बचे 8। ठीक है ना, अब इधर 3 में से एक हासिल इधर गया, 186 बचे। अच्छा, तो अब हम जब यूक्लिड एल्गोरिथम अपना रहे हैं, तो एल्गोरिथम हमारा क्या बनेगा, वही भाज्य बराबर, यहाँ पर भाज्य क्या है 38220 है ना, 38220 बराबर भाजक कितना 196। अच्छा, अभी पूरा पूरा तो भाग गया नहीं है। ठीक, तो आगे और प्रक्रिया करते हैं, खैर, क्योंकि अभी तो ये 2 अंक बाकी ही है, अभी पूरा पूरा नहीं गया, उतारा 2 का ले लेते हैं, 2 का। अब 196 का ऐसा भाग दो कि इससे ज़्यादा नहीं। तो अब एक चीज़ यहाँ पर देख लो, 186 है ये। ठीक, और 196 से 10 का अंतर है, यानी कम से कम मैक्सिमम 9 बार तो चला ही जाएगा। तो 9 से इसमें गुणा, 9 छक्का 54। ठीक है, 9 छक्का 54, और 9 9 81, 81 और 5 86 कि 6, और 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 8 17, इतना आ गया। अब घटा दो कितना बचा, तो ये बचेगा 980। ठीक है, ठीक है ना,
यानी 98 बचेगा घटाने पर सीधे 1762 1764 दो का अंतर 98। ठीक है ना। अभी पूरा पूरा भागने ये जीरो बचा तो जीरो को हम उतारा और ले लेते हैं। ठीक, तो अब यानी 98 आ गया। अब कितने से भाग जाएगा ऐसा भाई पढ़ा पढ़ो कि 19×5 = 95, 5 बार तो चला गया। ठीक, 19×5 = 5, 5 की 0, 5 9 45, 45 3 48 की 8, 5 एकम 5। ठीक है, अब 5 4 9, जीरो आ गया। तो ये पूरा भाग एक बार में गया है इतना 195 बार, और शेष फल वहीं जीरो आ गया। यानी हम 38,289 बराबर यही नियम अपना करके भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। तो देखो भाज्य ये हो गया 38,220 और भाजक भाजक क्या हो गया 196 इंटू भागफल क्या आ गया 195 और प्लस शेष फल क्या आ गया, शेष फल आ गया ये जीरो। तो हम जीरो लिख सकते हैं। तो r बराबर जीरो। तो यही हम कह सकते हैं चूंकि r बराबर जीरो हुआ। ठीक है, यहाँ r बराबर जीरो हुआ, भाजक बराबर कितना है 196। इसलिए जब भाजक 196 और r का मान जीरो यहीं आ गया तो इसलिए हम कह सकते हैं HCF आप किसका 220 कामा 196 बराबर कितना हो जाएगा, जो भाजक होता है वही हो जाता है HCF, जिससे भाग देने पर शून्य आ जाए यानी 196, और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक, तो अगला पार्ट अब देखिए थर्ड नंबर दिए 867 और 255, यानी इनका भी हमें यूक्लिड राजन एल्गोरिथम से। ठीक, तो यहाँ एल्गोरिथम क्या बनेगा भाई, देखिए सबसे पहले इसमें 867 जो है ना 255 से बड़ा है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो अब बस यहीं लगा देते हैं यूक्लिड राजन एल्गोरिथम से। तो एल्गोरिथम यानी 255 से हमें इसमें भाग देना है, तो भाग दो भाई, कई बार चला जाएगा 3 बार, 25 25 75, यानी इसके पहले दो अंकों से भाग दे रहे 25 75, और 25 चौको 100 ज़्यादा हो जाएगा यानी 3 बार जाएगा, 3 से गुणा 53 15, फिर 53 15 1 16 और 3 दूना 6 1 हासिल 7, 765 आ गए। अब 7 में 5 गए, बचे कितना 2, 6 में 6 का 0, 8 में 7। तो अब यहाँ भी वही नियम, भाग देना ही होता है, ये तो जान लिए। अब देखो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो यहाँ भाज्य क्या है, भाज्य है 867, तो हम लिख सकते हैं 867 बराबर भाजक क्या है 255, तो 255 इंटू भागफल क्या है, भागफल है 3 प्लस शेषफल ये बचा 102। तो यहाँ क्या आर का मान 0 है, नहीं है, तो हम आर इज नॉट इक्वल टू 0 लिखें। इसी प्रक्रिया को आगे और बढ़ाएंगे। अब आगे कैसे, 102 से अब किस में भाग देना है 255 में, यानी जो पहले वाला जो भाजक है उसमें भाग देते चले जाते हैं 255। अब इसमें 2 तो सीधे 200 2 बार चला जाएगा, तो 2 लिख दिया, 2 दूना 4 0 2 एकम 2, 204 है, घटा दो इसमें बचा कितना 255, 1 और 5 51 बच गया। तो अब यहाँ देखो भाज्य हमारा क्या है 255 हुआ, तो 255 बराबर, अब भाजक क्या है, भाजक 102 है, 102 इंटू भागफल क्या है 2 प्लस शेषफल क्या बचा 51। अब क्या यहाँ शेषफल 0 है, नहीं है, तो r इज नॉट इक्वल टू 0। इसी प्रक्रिया को आगे और बढ़ाएंगे। ठीक, तो फिर इधर से हम 51 में भाग दे करेंगे किसका 102 में, तो 51 1 2 ना 102 होते हैं, तो 2 बार चला जाएगा और 102
2 आ जाएंगे 0। तो यानी जब हमने 102 का भाग दिया, 102 बराबर, देखो भाज्य है ना, भाज्य बराबर 102 बराबर भाजक कितना 51 इंटू भागफल कितना है 2 प्लस शेषफल कितना आया, शेषफल 0। ठीक, यानी r बराबर 0 आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं, चूंकि तो यहाँ से देखिए हम कहते चूंकि, यानी यहाँ r बराबर 0 हुआ, भाजक 51 है, इसलिए HCF आप 867, 255 बराबर कितना हो जाएगा 51, और यही हो गया आंसर। तो अब अगला सवाल भी देखिए। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पर ये सवाल हमने लिख रखा है, जबकि किताब में कुछ इस तरीके से भी दे रखे हैं। हाँ, वो अगला सवाल में है, ठीक है, संकेत, तो किताब में भी आप देख सकते हैं। तो हल करते हैं। हल में जब भी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक या समपूर्णांक की बात हो तो हमें मान लेना है। तो हम क्या करेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, यानी a कोई हमने धनात्मक पूर्णांक मान लिया, वह b बराबर, अब b बराबर क्या माने, देखो 6q+1 और यानी ये 6q, तो b का मान यही होगा 6। ठीक, अगर यहाँ कोई दूसरी संख्या होती तो दूसरा मानते, 6 है। ठीक, इतना तो ये चीज़ समझ में आ गई कि हमें क्या मानना है। तो अब यहीं पर हम लगाएंगे प्रमेयिका, यानी हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, ठीक है। तो सिद्ध किया हुआ कथन हमारा वो क्या है, a बराबर BQ+R, यही तो होता है, यानी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी प्रमेयिका, ठीक है। तो इधर हमें ये चीज़ें दिखाना जरूरी है, जहाँ अब देखो जीरो यानी शेषफल जो होगा इज लेस देन आर इक्वल टू आर, एंड आर इज ऑलवेज इज लेस देन बी। जो जीरो है उसका मान आर के बराबर हो सकता है या छोटा होगा, और आर का जो मान है बी से हमेशा छोटा होगा। ये बात यहाँ बताई गई, इसका कहने का मतलब ये है। अब जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा रहे तो अब हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि देखो बी बराबर हमने क्या माना है 6, बी बराबर 6 है, इसलिए ठीक आर के जो संभव मान होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, आर के संभव मान, आर के संभव मान हो सकते हैं, यानी 6 से छोटे ही होंगे सारे के सारे। एक तो जीरो हो सकता है, ठीक, क्योंकि भाई आर जो है ना बी से हमेशा छोटा ही रहने वाला है, तो 6 तो नहीं हो सकता आर का मान। 6 से छोटे जितने भी होंगे वो सब के सब हो जाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ये हो सकते हैं, ठीक, आर के यही मान हो सकते हैं। तो अब जो हमें ये कथन सिद्ध करना है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर रहे हैं, तो अब ये जो आर के मान है इसमें हमें रख देना है। तो हम लिख सकते हैं आर के मान क्रमशः रखने पर, यानी एक एक करके रखने से के बजाय हमने सबको लिख दिया कि क्रमशः रखने पर, ठीक। अच्छा, यहाँ पर हमें माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, ये विषम पूर्णांक की बात करिए तो विषम ही इसको हम लिखेंगे, ठीक है, विषम पूर्णांक ये है। अब देखो आर के मान जब हम रखेंगे तो पहली बार ए बराबर क्या आ जाएगा,
देखो p का मान कितना है, 6 है, तो b के स्थान पर भी हम 6 रखेंगे। 6q प्लस r का पहला मान क्या आया, 0, तो 0, तो ये a बराबर 6q आ गया। अब ये 6q कैसी संख्या है, सम है, सम हो गई, हमने दिखा दिया। अब r का मान 1 रखेंगे, तो a बराबर 6q प्लस 1। अब ये कैसी संख्या है, विषम है, हमने यही नोट कर दिया। अब r का मान 2 रखिए, तो a बराबर आ जाएगा 6q प्लस 2। इसको थोड़ा आगे और कर सकते हैं, तो अब देखो यहाँ से हमें 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 कॉमन ले लें तो आ जाएगा, अंदर बचेगा 2 तियाँ 6, यानी 3q प्लस 1। ठीक है, 2 में से पूरे में भाग कर चला गया, तो ये कैसी संख्या हो गई, सम। 3 रखो, तो a बराबर 6q प्लस r के स्थान पर हम ये संख्या रख रहे हैं, तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब ये कैसी है, ये विषम है। ठीक, अब r बराबर 4 रखिए, तो a बराबर कितना होगा, 6q प्लस का 4, तो इसमें भी हमें 2 कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर बचेगा 3q प्लस का 2। अब ये संख्या कैसी रही, सम। अब r बराबर हमें 5 रखना है, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 6q प्लस का 5। इसमें तो कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, तो ये कैसी संख्या हो गई, विषम। तो सवाल में हमसे क्या कहा था, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हमें पता चला कि देखो 6q प्लस 1 कैसा है, विषम है, 6q प्लस 3 कैसा है, विषम है, और 6q 5 कैसा है, विषम है। अब बाकी ये सम, ये सम, ये सम है, तो हम यहीं से कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है, और ये हमें प्रूव करना था, तो जो कि प्रूव हो गया। तो अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरा सवाल। देखिए क्या कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें निकालना है भाई, हल करना है। तो सबसे पहले देखिए हल, हम लिख लेते हैं हल। अब देखो 616 सदस्य हैं एक किसी परेड में, ठीक है, और उसको एक 32 सदस्यों वाली टोली के पीछे चलना है, तो इनको ये सब एक साथ हो जाएंगे, और इनसे एक हमें ऐसे स्तंभ बनाना है कि जिनकी संख्या में ये सारे के सारे आ जाएं सैनिक। तो वो क्या होगा, इन दोनों का HCF ही होगा, तो बस HCF हमें निकाल लेना है। तो हम कह सकते हैं जो स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी वो इन दोनों का HCF ही होगी, तो बस HCF निकाल लीजिए। तो यहीं हम लगा सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको भी हल करते हैं। तो देखो 32 का भाग 2 इसमें, तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक लिखा, 32 से कम 32 घटा दो 11 में, तो इधर बचे 9, और इधर एक हासिल लिया था ना, 5 में 3 गए, तो 29 बचे, उतारा 6 का, अभी पूरा पूरा भाग नहीं गया, तो कितने बार जाएगा, अधिकतम हम कह सकते हैं, देखो 29 और 32 कम का अंतर है, यानी 9 बार तो मैक्सिमम चला ही जाएगा, 9 दूना 18 की 8 है ना, फिर 9 अतिरिक्त 27 एक 28, देख रहे, अब घटा दो, 16 में 8 गए, 8 ही तो बचे, बस 0। अब यहाँ हम लिख सकते हैं वही अपना प्रोसेस पुराना, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य क्या है, यहाँ 616 है, तो 616 बराबर भाजक 32 इंटू भागफल, भागफल 19 और प्लस शेषफल 8। r इज नॉट इक्वल टू 0, आगे प्रक्रिया बढ़ाएंगे, 8 से डिवाइड करेंगे 32 को, और ये प्रक्रिया तब तक करें जब तक 0 नहीं आएगा, 8 चौक 32, ठीक है ना, 32 0,
तो अब आगे भाजक कितना है, भाज्य कितना है 32, 32 बराबर, और भाजक 8 है इंटू भागफल 4 है प्लस शेषफल 0 है। तो आर का मान 0। तो हम यहाँ दिखा सकते हैं, यहाँ r इज इक्वल टू 0 हुआ, भाजक बराबर कितने से भाग देने पर 0 है, 8 से, 8। इसलिए HCF आप कौन कौन सी संख्या 616 कामा 32 बराबर कितना हो जाएगा 8। यानी जिससे भाग देने पर यानी अंतिम भाजक जो होता है वही हो जाता है HCF। ये हमेशा याद रखिए। आप देखते चले आ रहे होंगे इतने सवाल। अब सवाल नंबर चौथा देखो, कह रहा है यूक्लिड राजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हल अब यहाँ पर क्या कहा है, यूक्लिड राजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+ के रूप का होता है। तो चलो हम क्या करेंगे, हल में मान लेते हैं, माना a कोई धनात्मक, अब यहाँ सम विषम की बात हुई नहीं है तो केवल पूर्णांक है, और b बराबर क्या मानेंगे, देखो 3m+1 है तो यहीं से कहेंगे b बराबर 3। ठीक, अब आगे प्रोसेस जो आगे है अब वो है, अब जब ये चीज हो गई तो अब यहीं से हम लगाएंगे यूक्लिड राजन प्रमेय का। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, अच्छा यूक्लिड राजन प्रमेयिका होती क्या है, तो हम वही प्रोसेस a बराबर b³ + r। अब ये जहाँ, अब देखो जहाँ जो हमारा 0 है वो r से छोटा होगा या r के बराबर हो सकता है, और r इज ऑलवेज लेस देन b, r जो है हमेशा b से छोटा ही रहेगा। अब ये चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स समझ में नहीं आता, अब लेकिन नीचे समझिए। अब देखो यहाँ b का मान हमने क्या माना 3, तो ये देखो चूंकि b बराबर 3 इसलिए r, ये r के कॉन्सेप्ट में होता है, r के संभव मान r के संभव मान क्या क्या हो सकते हैं, यानी b से छोटे ही रहने वाले हैं सब कुछ r के मान। ठीक, तो b से छोटा मान क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और 3 होगा नहीं, क्योंकि r कभी b के बराबर नहीं होगा, हमेशा छोटा ही होगा। ठीक, तो यहीं तक रहने वाले हैं। अब ये जो मान आए, ये मान हमें अब इसमें रखना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं r के मान रखने पर चलो रखो। अच्छा, तो पहले एक एक करके रखेंगे, तो हम लिख लेते हैं केस फर्स्ट। पहला केस क्या बनेगा, r का मान हम जब 0 रखेंगे तब a बराबर क्या आएगा, a बराबर देखो हो जाएगा, भाई यहाँ r का मान क्या रख रहे हैं 0, तो ये आ जाएगा। अब b का मान 3 रख देना है सीधे, तो 3q+0, तो a बराबर क्या आ गया। अब यहाँ पूर्ण वर्ग बात की है ना, ठीक है, पूर्णांक का वर्ग, तो इसका हमें दोनों पक्षों का वर्ग भी कर देना है, तो दोनों पक्षों, तो हमने क्या किया, दोनों पक्षों का दिया वर्ग, तो ये आ गया 9q²। तो हम लिख सकते हैं a² बराबर, अब देखो हमें किस रूप का लाना है, 3m या 3m+1 के रूप का, तो इस रूप में लाने के लिए इसके हम क्या करें, 3 बाहर लिख लें और 3
क्यू स्क्वायर, ये ब्रैकेट के भीतर लिख दें, ठीक। और इसको बराबर करके लिख सकते हैं 3m। अब ये m किसको लिखा, ये 3q जितना भी ब्रैकेट के भीतर है उसको हम कहेंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर, यही तो इसी के बराबर हम कर दिया केवल, ठीक। अब केस सेकंड देख लो, केस सेकंड में क्या होगा, r का मान 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 1। अब इसका भी क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग। अब देखो इसका भी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो हमने लिखा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर ओपन किया तो आ गया a स्क्वायर, a 3q था तो 3q 9q स्क्वायर आ गया, प्लस b के स्थान पर 1 तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, प्लस का 2ab यानी 6q आ गया, ठीक। अब इसको थोड़ा हम सेटलमेंट करके यदि ऐसे लिखें 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लिख सकते हैं इसको, इतने से 3 कॉमन मिलेगा, 3 कॉमन ले लो, केवल 3 लेना है, क्यू भी मिला छोड़ दो, तो अंदर कितना बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 3 कॉमन मिला तो 2 आया 2q, और ये प्लस 1 बचा तो प्लस का 1, ये लिख लिया। अब इसको हमें रिमूव कर देना, इसके स्थान पर क्या रख देना है, क्योंकि हमें 3m प्लस 1 वगैरह वगैरह के रूप का लाना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3m, इसके इस पूरे के स्थान पर m और प्लस का 1 इधर दिखा देना है, जहाँ m बराबर क्या लिखा 3q स्क्वायर प्लस 2q है, ये इतना हो गया। अब अभी एक r का मान बचा 2, तो इसको कहेंगे केस थर्ड में। भाई थर्ड केस में क्या होगा, a बराबर bq यानी 3q प्लस r का मान हमें क्या रखना है 2, ये हो रहा चल रहा केस थर्ड, दोनों पक्षों का कर दो वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे जब, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका ओपन कर दो तो ये आ जाएगा 3 का वर्ग 9 और q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के स्थान पर 2 है तो 2 का वर्ग 4 प्लस का 2a भी होता है सूत्र में, तो 2 3 6 और 2 सूत्र वाले 12 q हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 9q स्क्वायर प्लस ये 12q, ठीक, प्लस 4 को हम चलो 4 लिख लिया, अगली लाइन में करते हैं इधर से 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को कन्वर्ट कर लो किस में, 3 प्लस 1 में, ठीक। अब इतने से हमें 3 पूरे से कॉमन मिल जाएगा, ले लो, तो अंदर बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 3 से को 12 यानी 4q प्लस का यहाँ 1 और प्लस का, भाई 3 पूरा बाहर आ गया तो यहाँ 1 तो बचेगा और प्लस का ये 1। अब हम लिख सकते हैं 3m और प्लस का 1, इसके स्थान पर पूरे को m में कन्वर्ट कर दिया तो m लिख दिया, और हमें दिखा देना है जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ठीक। तो यहीं से हम कह सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, क्योंकि यही बात हमसे सवाल में कही गई थी, ठीक। तो ये सवाल प्रूव हो गया। अब अगला नंबर देखते हैं। अब सवाल नंबर 5वां जो है वो कह रहा है यूक्लिड-राजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है।
तो बिल्कुल इसी तरीके है जैसा पिछला था, इसमें बस घन की बात करी है। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम मान लेते हैं। तो जब भी ऐसे सवाल हों, हमें कोई ना कोई धनात्मक पूर्णांक मानना ही मानना है, और धनात्मक पूर्णांक ही इस एक्सरसाइज में मानने होते हैं। माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, ठीक, तथा बी बराबर हमने यहाँ 3 माना है। तो 3 क्यों माना? अब देखो 3 माना है ऐसा क्योंकि हमें 9 लाना है, और 9 का घन करने पर 3 तो आ ही जाएगा, और कॉमन लेने पर भी अंदर कुछ ना कुछ बच जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ क्या मान लिया, बी का मान 3 माना। अगर 9 मानते तो 9 स्टेप चलना पड़ता, बहुत लंबा प्रोसेस होता। ठीक है, ऐसे छोटे में निपट जाएगा सवाल। ठीक, तो चलो हल करते हैं। तो हमने मान लिया तब यूक्लिड अध्ययन प्रमेयिका से, प्रमेयिका यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहाँ 0 इज इक्वल टू आर लेस देन आर एंड आर इज ऑलवेज लेस देन बी। ठीक, तो ये चीज़ अब हम देखेंगे। चूंकि बी बराबर कितना है 3, इसलिए आर के संभव मान क्या होंगे? एक तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, बस 3 तो होगा नहीं। यानी आर के मान बी से छोटे ही होंगे। तो ये हमने 1 2 3 यानी 0 1 2 3 1 2 मान आ गए। तो ये आर के मान अब हमें इसमें रखना है। तो हम कह सकते हैं आर के मान क्रमशः रखने पर, चलो रख दो भाई। तो केस हम यहाँ लेंगे फर्स्ट। अच्छा, ये केस हम कब लिखते हैं? जब भी कोई घन हो और वर्ग हो, इस तरीके से हो, तो हम केस लिखते हैं, ध्यान रखना। तो केस फर्स्ट केस में क्या है, आर का मान हम 0 रखेंगे, ए बराबर 3q प्लस 0। अब ये आ गया। अब हमें क्या बात की थी, घन का था, तो दोनों पक्षों का इसका करेंगे घन। दोनों पक्षों का घन करने पर, चलो घन करो भाई। तो ये आ जाएगा ए क्यूब बराबर 3 का घन कितना होता है 27 क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं 27 को। अब देखो हमें 9m प्लस 1 और इस तरीके का लाना था, तो इसको 9 तो हम बाहर ले लें, तो अंदर कितना बचेगा 9 3 27 यानी 3 और क्यूब। ठीक, तो अब 9 इसको m में कन्वर्ट कर दो, तो m, और हम इधर दिखा देंगे जहाँ m बराबर 3q²। कोई दिक्कत? ठीक है, अब केस सेकंड में आ जाओ। केस सेकंड में हम रखेंगे आर का मान 1। तो ये आ जाएगा ए बराबर, अब देखो बी का मान 3 है तो 3 रखेंगे, 3q प्लस 1। ठीक, अब कर दो दोनों पक्षों का घन, दोनों पक्षों का। अब इसका होल क्यूब ओपन कर देंगे, तो ये आ जाएगा ए क्यूब बराबर, देखो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का 9 3 27 क्यूब प्लस बी क्यूब, बी का मान 1 प्लस का 3 ए भी होता है, तो 3 सूत्र वाले, ठीक, इंटू ए का मान 3q, और 1 तो 1 ही रहेगा, इंटू ए प्लस बी यानी 3q प्लस 1। कोई दिक्कत? अब ए क्यूब बराबर, अब देखो इतने ये और ये एक साथ लिख लो, 27 के क्यूब प्लस 3 तिरका 9 क्यूब इंटू 3q प्लस 1, और प्लस ये 1 को लास्ट में ले आए। अब इतने से हमें कॉमन मिल जाएगा 9 कम से कम, तो 9 कॉमन ले लो, तो अंदर कितना बचेगा 9 3 27 यानी 3q प्लस इसमें पूरा 9 12 क्यू बचा। अच्छा, यहाँ हमें बड़ा ब्रैकेट लगाना है, ठीक, और इधर 3q प्लस 1 बंद, और प्लस का ये 1। अब इतने के पूरे बराबर लिख दो m, तो बराबर हम लिख सकते हैं 9 और ये m प्लस 1 इधर दिखा दो, जहाँ m बराबर क्या लिखा 3q², नहीं क्यूब है,
प्लस ये क्यू इंटू 3q + 1, यही तो बस माना है। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख दो। बस अब आ जाओ केस थर्ड पर। केस थर्ड, इसमें एक ई बनाना भूल गए, चलो बना दिया। अब केस थर्ड में आर का मान रखेंगे 2। तो इसमें भी क्या है, दोनों पक्षों का घन करते हैं। भाई देखो ए बराबर, जब आर का मान हमने क्या रखा 2 रख दिया, बी का मान 3 है, तो दोनों पक्षों का 2 घन बिल्कुल पहले की तरह। तो घन करेंगे तो ए क्यूब यानी a + b का होल क्यूब फार्मूला बना है, तो ए क्यूब यानी 3 का घन 27, और क्यू तो क्यू क्यूब प्लस बी क्यूब, बी का मान 2 है, 2 का घन होता है 8, प्लस 3ab यानी 3 और 3 सूत्र वाले, और 3 दूना 6, 6 3 का 18 हो जाएंगे, 18 क्यू, और अंदर 3q + 2 ये बचेगा। अब देखो हमें क्या करना है, इधर से 18 ये एक साथ कर लो, 27 क्यू क्यूब प्लस 18 क्यू इंटू 3q प्लस का 2, ठीक, और प्लस का ये 8। अब इतने से हमें कॉमन मिलेगा कितना, 9, तो अंदर कितना बचेगा 3q क्यूब प्लस 2 क्यूब, भाई 9 कम 9 3 27, 9 दूना 18, और अंदर 3q प्लस का 2, और ये प्लस का 8 रहेगा। अब बस इसको लिख दो m, तो 9m प्लस का 8। तो अब इधर दिखा दो, जहाँ m बराबर कितना माना 3q क्यूब प्लस 2q, और इंटू में 3q प्लस 2, यही तो आया। तो अब हम यहीं से कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, और यही हमें प्रूव करना था। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि मैं अब पूरा का पूरा NCERT का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ये बहुत ही जल्दी। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली एक्सरसाइज को अगला वीडियो में लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।